हाँ बेटा, आज हम रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस में हम हु, हुम, हुज और विच इनका प्रयोग हम कल पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे वेयर का प्रयोग, व्हेन का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग और दैट का प्रयोग। यह हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। इन्हीं में से हमें क्वेश्चंस बनकर आएंगे। तो बेटा वेयर मीन्स, वेयर का अर्थ होता है जहां। वेयर का अर्थ क्या होता है? जहां। इसका प्रयोग हम स्थान के लिए करते हैं। किन के लिए करते हैं? स्थान सूचक शब्दों के लिए करते हैं। जैसे मार्केट है, इंग्लैंड है, इंडिया है, कंट्री है, सिटी है, टाउन है ना, या इनके कोई नाम है उनके लिए हम करते हैं। यानी प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड जो है, जो प्लेस यानी स्थान सूचक शब्द है, उनके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। किसका? वेयर का प्रयोग करते हैं। अब इसका मैंने एक एग्जांपल दिया है, अर्थ लिख दिया है मैंने आपको जहां, और यह भी बता दिया है कि किसके लिए आता है, ये स्थान सूचक शब्दों के लिए आता है। तो देखो मैंने आई नो द प्लेस वेयर सचिन लिव, तो आपके पास ब्लैंक स्पेस था। ब्लैंक स्पेस से पहले क्या दिया हुआ था? स्थान यानी प्लेस। यहाँ कोई शहर का नाम हो सकता है, गांव का नाम हो सकता है, या कंट्री हो सकती है, कोई भी स्थान हो सकता है। उस स्थान के लिए हम क्या लगाएंगे? वेयर लगाएंगे। वेयर सचिन लिव्ड। दूसरा एग्जाम्पल मैंने इंटेरोगेटिव लिया है, जो मैंने स्वयं ने वेयर से स्टार्ट किया है ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। तो ये नहीं है कि वेयर यहाँ है तो यहाँ तो कहाँ का अर्थ है, और यहाँ पर वेयर मीन्स जहाँ का अर्थ है। क्योंकि हम जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं तो ये क्या किसमें बदल जाता है? जे में चेंज हो जाता है। तो वेयर इज द हॉस्पिटल। अब देखने में, सुनने में, बोलने में आपको अटपटा अवश्य लग रहा होगा। वेयर इज द हॉस्पिटल, वेयर ही इज एडमिटेड। वह अस्पताल कहाँ है जहां वह एडमिटेड है। और हमने क्या लगाया? इंटेरोगेटिव मार्क लगाया है। तो ये आपका वेयर का हो जाता है। इसके बाद आता है व्हेन। व्हेन का अर्थ होता है जब, और इसका प्रयोग करते हैं हम समय सूचक शब्दों के लिए। जो भी समय सूचक शब्द हैं उनके लिए करते हैं। चाहे घड़ी का समय हो, दिन हो, महीनों हो, सन हो, इनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? व्हेन का। जो भी टाइम इंडिकेटिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून है ना, इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? व्हेन का प्रयोग करते हैं। जब समय सूचक शब्द हमारे रिक्त स्थान से पहले दिया हुआ है तो हम व्हेन का उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल है इट वाज नाइट व्हेन माई मदर कुक्ड फूड। ये रात्रि का समय था जब मेरी माँ ने भोजन पकाया था। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका व्हेन का प्रयोग पूरा। अब इसके बाद आता है व्हाट। व्हाट का अर्थ होता है जो कि, जो कुछ, जितना। व्हाट का अर्थ होता है जो कि, जो कुछ या जितना। इसका प्रयोग हम दोनों चीजों के लिए करते हैं, सब्जेक्ट के लिए भी करते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए भी करते हैं। व्हाट का प्रयोग जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, यानी एक वचन में ही होता है। इसका प्रयोग जो किया जाता है बेटा, वो अज्ञात वस्तुओं के लिए या अज्ञात बातों के लिए या अज्ञात घटनाओं के लिए किया जाता है। इसका जब प्रयोग करते हैं हम, तो परीक्षा में प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमें ध्यान रखना होगा। ये तीन बातें होती हैं जो मैंने आपको नीचे नोट कर दी हैं। एक है यदि वाक्य के प्रारंभ में या स्टार्ट में रिक्त स्थान हो तो हम ऐसी स्थिति में दैट का प्रयोग करते हैं। तो हम ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं? व्हाट का प्रयोग करते हैं। सॉरी, दैट का नहीं, व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो हम ऐसी स्थिति में व्हाट का प्रयोग करते हैं। मैंने शुरू में खाली जगह छोड़ी हुई है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है व्हाट यू से इज राइट। तो यहाँ भरेंगे व्हाट यू से इज राइट, अर्थात जो कुछ तुम कहते हो इज राइट, वह सही है। जो कुछ तुम कहते हो वह सही है। तो देखो जो अर्थ आ गया इसमें। दूसरी बात है, यदि वर्ब के बाद में यानी क्रिया के बाद में, मेन वर्ब के बाद में यदि कोई ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है तब भी हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है आई डू नॉट बिलीव व्हाट यू से। मैं विश्वास नहीं करता हूं व्हाट यू से, जो कुछ तुम कहते हो। तो देखो यहाँ मैंने जो कुछ का अर्थ ले लिया है, जो कुछ तुम कहते हो। तीसरी बात है, अपनी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद यदि रिक्त स्थान दिया हुआ है, यानी वर्ब है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, तो हम ऐसी स्थिति में भी व्हाट का प्रयोग करेंगे। टेल मी
व्हाट यू वांट टू से, टेल मी मुझे बताइए, व्हाट यू वांट टू से जो कुछ तुम कहना चाहते हो। तो आई ना बात बेटा, ये सारी चीजें कैसी हैं, अपनी अज्ञात बातें या कोई अज्ञात वस्तु है, घटनाएं, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने के लिए व्हाट का प्रयोग कर रहे हैं। अब अगला पॉइंट है अपना चौथा नंबर का दैट। आज का चौथा नंबर है दैट। दैट का अर्थ होता है जो या जो की, जो या जो की। इसका प्रयोग हम व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए करते हैं बेटा। हु का प्रयोग, हुम का प्रयोग, हुज का प्रयोग आपने देखा होगा, वह सदैव व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है। और विच का प्रयोग सामान्यतः जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए या वस्तुओं के लिए किया जाता है, जबकि दैट का प्रयोग दोनों के लिए ही किया जाता है। अब इसके लिए 4 अवस्थाएं मैंने आपके लिए परीक्षा में आसानी हो इसलिए लिख दी है। यदि आपका वाक्य है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से प्रारंभ होता हो, यदि आपका वाक्य किससे प्रारंभ होता हो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से प्रारंभ होता हो। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है आपके विच है, हु है, हुम है, व्हाट है ना, व्हेन है, वेयर है। यदि इनसे आपका वाक्य प्रारंभ हो रहा हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में हम दैट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने, विच इज द कार, विच इज द कार दैट यू परचेज यस्टरडे, विच इज द कार दैट यू परचेज यस्टरडे। वो कार कौन सी है, वो कार कौन सी है जो तुमने यस्टरडे यानी कल खरीदी थी। ठीक है बेटा, तो देखो जो का अर्थ आ गया। दूसरी बात आती है, अगर आपके वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है और उसके बाद में तुरंत बाद में कोई नाउन दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी हम दैट का प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है सी इज द बेस्ट गर्ल। तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री किसको कहते हैं बेटा, एडजेक्टिव के अंत में यदि हम ईएसटी जोड़ दें या एडजेक्टिव से पहले यदि हम मोस्ट शब्द लगा दें तो वह हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। तो ये बेस्ट है, गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो सी इज द बेस्ट गर्ल है, वह सबसे अच्छी लड़की है। दैट पास द एग्जामिनेशन, जिसने इस एग्जाम में या जो जिस लड़की ने इस एग्जाम को पास किया। अब तीसरी बात आती है, तीसरे नंबर का पॉइंट आता है, यदि वाक्य में किसी वाक्य में सेम है, ऑल है, ओनली है, लिटिल है, फ्यू है, नथिंग है, इस प्रकार के यदि कोई शब्द दिए हुए हों तो उनके बाद में भी हमेशा हम दैट का प्रयोग करेंगे। मैंने एग्जाम्पल लिखा है, he said all, क्या शब्द ले लिया मैंने, ऑल। यहाँ सेम हो सकता था, नथिंग हो सकता था, तो उसमें से मैंने एक ऑल शब्द काम में लिया है, he said all। इस ऑल के वजह से हमें क्या लगाना पड़ा, दैट ही न्यू, उसने सब कुछ कहा, दैट ही न्यू, जो कुछ वह जानता था, जो कि वह जानता था। तो जो की का अर्थ हो गया। चौथे नंबर पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि यदि व्यक्ति के साथ में कोई जानवर या पशु जोड़ दिया जाए, कर्ता के स्थान पर एक व्यक्ति है, व्यक्ति के साथ में कोई जानवर या कोई वस्तु है, या उल्टा है कह सकते हैं हम, जानवर या पशु के साथ में कोई व्यक्ति दिया हुआ है कर्ता के स्थान पर, तो इसके बाद में हम हमेशा दैट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है राजन एंड द डॉग, राजन एंड द डॉग blank space live in this house are faithful to each other, are faithful to each other। अब देखो राजन तो कौन हो गया, एक व्यक्ति हो गया, और डॉग कौन हो गया, एक जानवर हो गया। इस वाक्य को अगर मैं ऐसे कर दूं, द डॉग एंड राजन, तब भी दैट ही आएगा। कहने का अर्थ है राजन और वह कुत्ता जो इस घर में रहते हैं, आर फेथफुल टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति वफादार हैं, एक दूसरे के प्रति वफादार हैं। बेटा ये तो ब्लैंक स्पेस जो आते हैं आपके, उनको भरने के तरीके हो गए, और इस प्रकार से हमारे रिलेटिव प्रोनाउन समाप्त हो जाते हैं। लेकिन एक प्रकार से
यह कंजक्शन का भी कार्य करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो उसमें 2 क्लॉजेज होते हैं, उन क्लॉजेज को हमें जोड़ना होता है। यदि मान लो प्रश्न इस प्रकार से आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे, ये आप रिक्त स्थान को भरना सीख चुके हो। अब इसको मैं हटा देता हूं, इसके बाद में आपको मैं रिक्त स्थान को अलावा कैसे भरते हैं इसे बताता हूं। बेटे अब देखो ऐश्वर, मैंने हिंदी में लिखा है एक वाक्य, मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। जो मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, एक क्लॉज ये है, वह मेरा पसंदीदा अध्यापक है। एक क्लॉज ये है। आपके पास में 2 क्लॉजेज हैं, एक क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज आपका ये रहा। 2 क्लॉजेज हो गए आपके पास में। इन क्लॉजेज को जोड़ने के लिए यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया है हमने, जो का। किस शब्द का प्रयोग किया है बेटा? जो कर रहा हूं, जो शब्द का प्रयोग किया है मैंने। अब जो यहाँ किसको बताता है? सजीव को बताता है, वह के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? वह के बारे में हमको बता रहा है। तो इनमें से ये जो शब्द है वह तो आपका क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन है आपका। कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और जो वह शब्द है वह इसका क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट कहलाता है। अब ये है ना, आप नोट कर लें ऐश्वर। हेलो ऐश्वर, नोट कर लो बेटा। जो मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है वह मेरा पसंदीदा अध्यापक है। यस सर। अब बिल्कुल ऐसे ही नोट कर लो, जो के नीचे आपने मैंने बॉक्स बनाया है, ये है आप रिलेटिव प्रोनाउन। आरपी मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन, और वह के नीचे लिखा है मैंने एंटीसीडेंट। अब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंग्लिश बनाते हैं। तो इंग्लिश बनाने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? एंटीसीडेंट को लिखते हैं। सबसे पहले क्या आता है? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट को लिखेंगे, प्लस इसके बाद में हम रिलेटिव प्रोनाउन को लिखेंगे, प्लस रिलेटिव प्रोनाउन वाले उपवाक्य की इंग्लिश बनाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन वाले उपवाक्य की अंग्रेजी लिखते हैं, कि अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एंटीसीडेंट की इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन को लिखेंगे, फिर जो रिलेटिव प्रोनाउन है उस वाले उपवाक्य की अंग्रेजी हम बनाते हैं। अब देखो आपके पास में हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है, जो मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है। जो मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है वह मेरा पसंदीदा अध्यापक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या है हमारे पास में यहाँ पर? वह। तो वह की इंग्लिश क्या होगी आपकी? ही। अब ही क्या है? अपना सब्जेक्ट है। और कैसा सब्जेक्ट है बेटा? व्यक्ति है, कोई सजीव व्यक्ति है ना। तो सजीव के लिए हम क्या लगाते हैं? हु का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका एंटीसीडेंट तो हो गया ही। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा यहाँ पे? हु। ही, हु। फिर हम क्या लिखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में क्या क्या कहा है हमने? रिलेटिव प्रोनाउन वाले उपवाक्य की अंग्रेजी लिखते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन वाला उपवाक्य कौन सा है अपन का? मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है ना। ही, हु अंग्रेजी पढ़ाता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। तो हु यानी ही तो ऑलरेडी हो ही चुका हमारा। हु टीचेज, टीचेज मी इंग्लिश। हो गया। अब इसके बाद में कौन क्या बचा? ये हमने बना दी इंग्लिश।
अब बचा मेरा पसंदीदा अध्यापक है कौन? वह को हम लिख ही चुके हैं यहाँ ऑलरेडी। तो मेरा पसंदीदा अध्यापक है इज माई फेवरेट टीचर, इज माई फेवरेट टीचर, इज माई फेवरेट टीचर। नोट कर लो बेटा ये। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे। जो पुस्तक मैंने कल खरीदी वह चुरा ली गई, कह दो या कह दो चोरी हो गई, चोरी हो गई। वह जो पुस्तक मैंने कल खरीदी वह चुरा ली गई या चोरी हो गई। तो देखो यहाँ पे क्या है? जो। अब जो क्या है अपना? रिलेटिव प्रोनाउन है ये। क्या है बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन। और वह शब्द है, वह शब्द क्या है? एंटीसीडेंट है। क्या है? एंटीसीडेंट है। वो इंग्लिश बनाएंगे हम। तो इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एंटीसीडेंट को इंग्लिश में लिखेंगे। तो वह पुस्तक, पुस्तक के लिए आया है ना, जो पुस्तक, द बुक विच। अब देखो निर्जीव चीज है, वस्तु है, वस्तु के लिए क्या लगाते हैं? विच। द बुक को विच। अब रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे। द बुक विच आई परचेज्ड यस्टरडे ठीक है बेटा, हो गई ना? इसकी बन गई रिलेटिव प्रोनाउन। जो पुस्तक यानी वह बुक, वह किसके लिए है? पुस्तक के लिए है, तो इसलिए मैंने लिखा है द बुक। और जो की इंग्लिश क्या हो गई? विच, क्योंकि ये वस्तु है। विच मैंने कल खरीदी, आई परचेज यस्टरडे। अब किसकी बनानी है? दूसरे वाले वाक्य की बनानी है हमें इंग्लिश। तो वो कैसी है हमारी? पैसिव वॉइस में। वाज स्टोलन, वाज स्टोलन, चुरा ली गई या चोरी हो गई। ठीक है ना? इस प्रकार से ये हमने कहा लगाया है? ये सब्जेक्ट के स्थान पर है दोनों। सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखे जा रहे हैं इस वाक्य में भी, और इससे पहले वाले वाक्य में भी हमने लिखा है ये ही वाले वाक्य में ही, हु। दोनों ही वाक्यों में हमने यहाँ सब्जेक्ट के लिए। लेकिन कई वाक्य ऐसे होते हैं जहाँ ये बीच में भी हमारे लगते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो एक एग्जांपल हम ऐसा भी ले लेते हैं, आप जल्दी नोट कर लो इसे, जल्दी से इसे नोट कर लो। दोनों एग्जांपल्स हिंदी और इंग्लिश मैंने इसलिए लिखा है ताकि तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और क्लॉज की रही बात, यदि किसी के दिमाग में ये है क्लॉज होता है क्या है, तो क्लॉज बेटा उसको कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक मेन वर्ब होती है, वह उसका क्लॉज, एक क्लॉज कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। यह वह लड़का है, यह वह लड़का है जिसे
सभी पसंद करते हैं। जिसे सभी पसंद करते हैं। अब देखो बेटा, वह लड़का यानी वह जो शब्द है वह लड़का है, ये क्या बताता है आपके लिए? एंटीसीडेंट को बताता है। और जिसे शब्द है वह किसे बताता है आपका? ये तो एंटीसीडेंट हो गया। और ये क्या हो गया आपका? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, है ना। हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले वही एंटीसीडेंट लिखेंगे, है ना। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय। अब जिसे सभी पसंद करते हैं, यानी करता तो है, सब्जेक्ट है हमारे पास। अब किसके बारे में पूछ रहे हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में पूछ रहे हैं। जिसे सभी पसंद करते हैं, है ना। पसंद करने वाले लोग तो सभी हैं, लेकिन किसे पसंद करते हैं? उस लड़के को पसंद करते हैं। तो हम उस लड़के पे प्रेशर डाल रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, एम्फेसिस कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? whom का प्रयोग करेंगे। ये मत सोचना कि ये केवल who के लिए है, which के लिए, सभी के लिए। who, whom, which, where, this is the boy whom। सभी की इंग्लिश अब किसकी इंग्लिश बनानी? ऐसी की बनानी जो रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य की। तो whom all like, whom all like, this is the boy whom all like। यह वही लड़का है, यह वह लड़का है whom all like, जिसे सभी पसंद करते हैं। नोट कर लो बेटा। दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। हम एक लड़के से मिले, हम एक लड़के से मिले जिसके पिताजी, जिसके पिताजी एक डॉक्टर हैं, जिसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। अब देखो यहाँ एक लड़के से मिले, तो एक लड़का क्या होगा? एंटीसीडेंट हो गया। और जिसके पिताजी, यानी जिसके पिताजी, जिसके से मिले, जिसके क्या है, ये हमारा क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। जिसके शब्द है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम। तो पहले एंटीसेंट, वी मेट ए बॉय, वी मेट ए बॉय। ठीक है बेटा। अब जिसके पिताजी, जिसके यानी रिलेशन बता रहा है ना, पॉजिटिव बता रहा है, तो पॉजिटिव के लिए, रिलेशन के लिए हम अधिकार या स्वामित्व के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हुज का प्रयोग करते हैं। तो हुज लगाएंगे हम। हुज, हुज फादर इज ए डॉक्टर, हुज फादर इज ए डॉक्टर, जिसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। आगे बेटा बात समझ में। हम एक लड़के से मिले, अब यहाँ ए बॉय, तो यहाँ एंटीसीडेंट हो गया, उसके पास में रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इसी प्रकार पहले बनाए हमने सब्जेक्ट वाले, सब्जेक्ट के स्थान पे हैं, और यहाँ ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है बॉय, यहाँ ही सब्जेक्ट के स्थान पर है। तो देखा हमने, तो उनके तुरंत बाद ही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बैठता है, रिलेटिव प्रोनाउन आता है। इस प्रकार से हम दो क्लॉजेज को जोड़ भी सकते हैं। दो अलग अलग क्लॉजेज अगर वो हमें दे देता है तो हम उन्हें जोड़कर बना सकते हैं। अब मान लो, ये तो मैंने हिंदी से इंग्लिश बनाने से बताया था। अब मान लो आपके पास में इस प्रकार से कोई सेंटेंस हो, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, फुल स्टॉप, शी हेल्प्ड मी, शी
हेल्प्ड मी, फुल स्टॉप। और ये हमें रिलेशन देखना है, इसमें क्या रिलेशन आ रहा है, द गर्ल का रिलेशन किसके लिए, द गर्ल को कहा जा रहा है, सी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। द गर्ल के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, दूसरे उपवाक्य में सी का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम इसे किससे जोड़ेंगे, हु से जोड़ेंगे। तो क्या बनेगा हमारा वाक्य, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, और सी को हटा देंगे, इसके स्थान पर हु हेल्प्ड मी। अब ये मतलब नहीं है कि जहां से हटाया वहीं, तो हु है, सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ से हटा दिया। अगर मान लो ऑब्जेक्ट मी होता, मी को हटाना होता और हमें हुम लगाना होता, तो हुम यहीं लगता और हिम या मी वहां से हटता। ठीक है, ये तो अपने कौन से स्थान पर हो गए, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं, माधुरी इज ए टीचर, शी always makes fun of me, fun of me, she always makes fun of me। अब देखो यहाँ पे भी क्या बात आ रही है, यहाँ पर सी आया है, सी किसके लिए आया है, माधुरी के लिए आया है। किसके लिए है, माधुरी के लिए आया, तो माधुरी क्या है, एंटीसीडेंट हो गया, और ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो हम क्या कहते हैं, पहले एंटीसीडेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन वाले क्लॉज को लिखते हैं। तो किस प्रकार बनेगा हमारा, माधुरी, अब ये सब्जेक्ट के लिए ही है ना, सी, हु ऑलवेज मेक्स फन ऑफ मी। अब कौन सा बच गया, क्या बच गया हमारा, ये एंटीसीडेंट वाला, ऐसे उतार दो, इज ए टीचर। अब देखो दोनों में अगर अंतर आता है अर्थ में तो गलत है हमारा भाई। पहला कहता है माधुरी इज ए टीचर, माधुरी एक अध्यापिका है, सी ऑलवेज मेक्स फन ऑफ मी, वह हमेशा मेरी मजाक या खिल्ली उड़ाती रहती है। नीचे हम बोल रहे हैं माधुरी, माधुरी हु ऑलवेज मेक्स फन ऑफ मी, माधुरी जो हमेशा मेरी खिल्ली उड़ाती रहती है, इज ए टीचर एक अध्यापिका है। तो बेटा अर्थ चेंज हुआ क्या, अर्थ चेंज नहीं हुआ। इस तरह से यदि हमसे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कहता है तो हमें इस प्रकार से इनको सॉल्व करना होगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट समाप्त हो जाते हैं। दोनों तरीके से बता दिए मैंने किस प्रकार से रिक्त स्थानों को भरेंगे और किस प्रकार से दो वाक्य दिए हुए हैं तो उन्हें हम जोड़ेंगे, और उनके अर्थ भी लिखा दिए जो हमारे सिलेबस में है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ठीक है बेटा, अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ सर।